Hello students, here our next lecture of class 12th subject biology chapter molecular basis of inheritance। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इस चैप्टर का डीएनए रेप्लिकेशन की हमने बात करी थी। 8 स्टेप प्रोसेस वो थी, हमने उसे कंप्लीट किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएनए के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले हमें आरएनए के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम आरएनए, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक रेप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आरएनए। और आरएनए पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ आरएनए, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन। ओके, तो आज टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ आरएनए। तो अब देखिए, हमने डीएनए के बारे में जाना, हमने डीएनए के बारे में बताया कि एक डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हमारे डीएनए का होता है, जबकि आरएनए का मॉलिक्यूल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड अगर हम ऐसे दिखा रहे हैं, अगर हम ये बोल रहे हैं कि दिस वन इज अवर डीएनए, तो आरएनए क्या होगा, ऐसा सिंगल स्टैंडर्ड हमारा आरएनए होता है। ठीक है, तो एक लंबा सा अनब्रांच सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीमर होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड का, और हर एक जो मॉलिक्यूल होता है, हर एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये जुड़ा हुआ रहता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। किसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल से? एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें होता है। क्या क्या होता है? एक होगा इसमें फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा 5 कार्बन राइबोज सुगर। राइबोज सुगर, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड ना। तो वही जो राइबोज सुगर इसमें प्रेजेंट रहती है वो होती है 5 कार्बन राइबोज सुगर। तो इसमें सेकंड जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? 5 कार्बन राइबोज शुगर इसमें प्रेजेंट रहती है। ओके, 5 कार्बन राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। तो थर्ड जो इसमें होता है वो होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस इसमें प्रेजेंट रहता है। तो ठीक है, नाइट्रोजन बेस में इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? तो जो बेस होते हैं, जैसे डीएनए में था, डीएनए में भी एडेनिन होता है, इसमें भी एडेनिन होता है। ओके, एडेनिन, डीएनए में भी गुआनिन होता है, इसमें भी गुआनिन होता है, लेकिन डीएनए में क्या होता है? थायमीन होता है, और यहाँ क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है, यूरेसिल। एंड फोर्थ होता है इसमें साइटोसिन। बाकी सारा का सारा जैसे डीएनए में होते हैं बेस पेयर, वैसे ही होते हैं, सिर्फ थायमीन की जगह यहाँ पे यूरेसिल होता है। किसमें? आरएनए में। ओके, तो हमने पढ़ा कि आरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो लंबा होता है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, अनब्रांच लंबा सा सिंगल स्टैंडर्ड, हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से बोलते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, और जो बेसिस होते हैं आरएनए के वो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन इसमें होते हैं। जबकि डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन एंड साइटोसिन उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो जो ये अलग अलग कंपोनेंट होते हैं ना, ये डीएनए के साथ ही जुड़े हुए रहते हैं, डीएनए से ही जुड़े रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि फिर आरएनए का मॉलिक्यूल एक कैसे जुड़े रहता है? नॉर्मली आरएनए का मॉलिक्यूल ना कुछ स्कॉइल्ड फॉर्म में होता है, आपस में ही खुद से ही जुड़ जाता है। मतलब कि होता तो सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन कुछ कॉइलिंग करके खुद से ही ऐसे ये जुड़ जाता है, क्योंकि एडेनिन और साइटोसिन या यूरेसिल भी तो इसमें भी तो जुड़ेंगे ना, इसमें भी तो पेयरिंग होगी। तो कैसे होती है? अपने ही मॉलिक्यूल के बीच में। और साथ ही साथ कुछ वेरियस पार्ट्स होते हैं, इसके वेरियस कंपोनेंट होते हैं जो कि डीएनए के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके मॉलिक्यूल को अगर हम दिखाएं, तो अगर मैं इसको दिखाऊं उस फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके से फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, ऐसे ही फॉस्फेट शुगर कुछ इस तरीके से ये एक ही में जुड़ा रहता है। जैसे डीएनए के लिए तो हमने 2 पढ़े थे ना, तो यहाँ पे ये ऐसे ही जुड़ा हुआ रहता है लगातार। तो अब इसके साथ, शुगर के साथ एडेनिन जुड़ गया, यहाँ भी एडेनिन, ऐसे एडेनिन में दिखा रही हूँ। जैसे कहीं यहाँ पे यूरेसिल दिखा दो, चलो यूरेसिल जुड़ गया। इस शुगर के साथ साइटोसिन जुड़ा हुआ दिखा दीजिए, इस शुगर के साथ
साइटोसिन, कुछ भी हम दिखा सकते हैं इन चारों में से, ठीक है। साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, यहाँ पे ग्वानिन दिखा दो चाहो तो, कुछ भी आप दिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का आरएनए का स्ट्रक्चर हमारा होता है। उसके बाद बात आती है क्या आरएनए के टाइप्स होते हैं, क्या आरएनए भी अलग अलग टाइप के होते हैं? तो यस, आरएनए के टाइप्स होते हैं। हमने 11th में भी हमने ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ आरएनए की हमने बात करी थी। तो आज भी बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं जो आरएनए होता है ना, वो हर एक सेल में 3 टाइप का होता है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इन एवरी सेल, ठीक है। हर एक सेल में 3 टाइप का आरएनए होता है। एक तो होता है एमआरएनए, सेकेंड वन इज आरआरएनए, थर्ड वन इज टीआरएनए। अब एम फॉर क्या होता है? एम फॉर होता है मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, जो कि एक होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए और तीसरा होता है ट्रांसफर आरएनए। तो जो ये 3 टाइप के आरएनए होते हैं, ये ट्रांसक्राइब्ड होते हैं अलग अलग रीजन में, डीएनए के टेम्पलेट में अलग अलग रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। जो आरएनए की चेन होती है वो डीएनए के स्ट्रैंड की ही कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मतलब कि ये डीएनए का मॉलिक्यूल है तो इसके एक स्ट्रैंड की ही ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है, कहीं ना कहीं से इससे जुड़ी हुई होगी। और जितने भी 3 टाइप के आरएनए होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, जिसको कि हम ट्रांसलेशन कहते हैं। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का होना बॉडी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन रही है तो प्रोटीन सिंथेसिस अगर नहीं होगा तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस मिट्टी में मिल जाएंगी, इनका कोई फायदा नहीं होना है, ठीक है। तो और अगर हम चाहते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस हो तो उसके लिए पहले रेप्लिकेशन होना पड़ेगा, रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होना पड़ेगा बॉडी में। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आरएनए का सिंथेसिस या एमआरएनए सिंथेसिस उसे हम कहते हैं, और तब जाके प्रोटीन सिंथेसिस होगा। मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं हमारी बॉडी यहाँ पे डिपेंड है आरएनए के सिंथेसिस पे। आरएनए का सिंथेसिस होगा तभी जाके प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तब जाके ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बन पाएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम एमआरएनए से, ठीक है। मैसेंजर आरएनए से स्टार्ट करते हैं। एम को स्मॉल ही लिखा जाता है, आरएनए कैपिटल। तो डीएनए मतलब कि द डीएनए दैट कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस। हमें पता है कि डीएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। मीन्स कितना प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होगा, कब कौन सा मैसेज कहा जाएगा, ये सब काम किसका होता है? डीएनए का होता है। डीएनए चेक करता है इन सारी एक्टिविटीज को, क्योंकि डीएनए हमें पता है मैक्रोमॉलिक्यूल है। हमारी बॉडी में डीएनए का ही रोल है। डीएनए ही सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाता है विद हेल्प ऑफ जीन। तो अब यहाँ पे को जो डीएनए है वो कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में। डीएनए कहाँ प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। अब डीएनए ये है ना, डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अब काम कैसे करें फिर? राइबोसोम में होने वाला प्रोटीन सिंथेसिस आपने 9th में पढ़ा था। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स में। राइबोसोम कहाँ? साइटोप्लाज्म में, है ना, यही तो होता है। तो अब डीएनए जब न्यूक्लियस से बाहर आ नहीं सकता तो वो राइबोसोम्स में होने वाली प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे देखेगा, कैसे उसके लिए इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि आपने ये करना है तब प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो बोल रहे कि राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट रहते हैं ऑन विच प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली अकर आर प्लेस्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये होते हैं साइटोप्लाज्म में। यानी कि डीएनए न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में तो जा नहीं सकता है, लेकिन उसका काम है ये प्रोटीन सिंथेसिस को करवाना। कैसे करवाएगा? तो इसके लिए यहाँ पे कुछ एजेंसीज की उसे जरूरत पड़ती है, मतलब कि कुछ लोगों की उसे जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोगों को जरूरत पड़ती है ना किसी की, वैसे ही इसे अपने एक पार्ट की जरूरत होती है, वैसे ही इसे किसी चीज की जरूरत होती है जिससे कि ये क्या कर सके, अपना ना जा सके तो मैसेज तो भिजवा दे। जैसे हम लोग नहीं जा पाते हैं कहीं तो हम क्या करते हैं? मैसेज कर देते हैं या मैसेज भिजवा देते हैं ना कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, आप काम कर लीजिए या आप मेरी जगह किसी और को बुला लीजिए। हम यही तो करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। जब डीएनए को लगता है कि वो तो निकल के नहीं जा पाएगा, वो तो न्यूक्लियस से बाहर निकल के जा नहीं पाएगा, तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे हेल्प लेनी पड़ती है किसकी? आरएनए की, ठीक है। और वो कौन से आरएनए की हेल्प लेता है? एमआरएनए। इसीलिए नाम से ही क्या है वो? मैसेंजर आरएनए, क्योंकि डीएनए के सारे मैसेजेस को लेके साइटोप्लाज्म तक यही जाता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए। पता चला ना क्यों उसका नाम मैसेंजर आरएनए है? तो अब ये मैसेज को कैरी करता है, ठीक है। यानी कि
जितने भी इंस्ट्रक्शन आएंगे डीएनए के राइबोसोम्स के लिए, वो कुछ एजेंसीज की हेल्प से भेजेगा। तो ये एजेंसीज जो होती हैं वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहती है? इसी एमआरएनए के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहती है। और जो एमआरएनए होता है वो कैरी करता है मैसेजेस को, यानी कि इंफॉर्मेशन को फ्रॉम डीएनए अबाउट द सीक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर एमिनो एसिड। कौन सा एमिनो एसिड ज्वाइन होगा, किस सीक्वेंस में कहां पर कौन सा एमिनो एसिड ज्वाइन होगा, ये मैसेज कौन देता है? डीएनए देता है। और लेके कौन आता है? एमआरएनए लेके आता है। ठीक है, तो कहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर एसिड जुड़ेगा, कौन सा एमिनो एसिड जुड़ेगा, उसके नाम के अकॉर्डिंग वहां पे आएगा। इसी वजह से इसे इंफॉर्मेशनल आरएनए और टेम्पलेट आरएनए भी कहा जाता है। टेम्पलेट मतलब पेरेंटल भी होता है ना, तो इसे टेम्पलेट आरएनए या इंफॉर्मेशनल आरएनए भी इसे कहा जाता है। और जो एमआरएनए होता है वो टोटल आरएनए, मतलब कि इन तीनों एमआरएनए, ये तीनों एमआरएनए अपने आप में 100% होते हैं ना, तो एमआरएनए इसका 5% पार्ट कैरी करता है। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम से सीखे, एमआरएनए का डायग्राम अगर देखें तो कुछ इस तरीके का डायग्राम एमआरएनए का होता है। ये होती है इसकी, इसमें भी 5 डेज और 3 डेज एंड होता है, तो ये 5 डेज एंड है, ये 3 डेज एंड है। इस पार्ट को कहा जाता है ट्रेलर, और नॉन कोडिंग रीजन भी इसे कहा जाता है। ओके, अभी जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा, बहुत ये डायग्राम बहुत कुछ सिखाएगा आपको। तो ये होता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेट कर देना, जो रोक देगा या बिल्कुल चेंज कर देगा उसे टर्मिनेटर कहा जाता है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं टर्मिनेटर कोडॉन। अब कोडॉन क्या होते हैं ना बेटा, ये हम जब कोड, जेनेटिक कोड पढ़ेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली 3 एमिनो एसिड का एक ग्रुप होता है। ठीक, हमने पढ़ा था ना, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। जब डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे तो एक इन्फॉर्मेशन या एक चीज ये भी बताई गई थी कि जेनेटिक जो होता है, जेनेटिक कोड डीएनए में प्रेजेंट रहता है, जो कि ट्रिपलेट फॉर्म में, यानी कि 3 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे ही जो टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जो कि पूरी प्रोसेस को टर्मिनेट करने का काम कर देते हैं। ठीक है, टर्मिनेटर कोडॉन। और ये टर्मिनेटर कोडॉन भी 3 होते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है हमारा, एक ट्रिपलेट कोड है हमारा UAA। ठीक है, इसे UAA कहा जाता है। दूसरा जो टर्मिनेटर कोडॉन है, ट्रिपलेट जो कोडॉन है, वो है हमारा UAG। यहाँ पे 3 ट्रिपलेट कोड हमारे पास हैं। तीसरा है UGA। ये किसी भी प्रोसेस को रोकने का काम ये करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोसेस चल रही है, अगर हमने रोकना है तो हम इन तीनों में से किसी एक को डाल देंगे, इन तीनों में से किसी एक को अटैच करवा देंगे और वो प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी या टर्मिनेट हो जाएगी, हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये, और ये पोर्शन होता है कोडिंग रीजन। एमआरएनए की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये 5 डेज एंड, और यहाँ पे होता है मिथाइलेटेड एंड यहाँ पे होता है जिसे कि मिथाइलेटेड जी कैप कहा जाता है, यानी कि कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसकी कैपिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो मिथाइलेटेड जी कैप इसे कह दिया जाता है, जी कैपिंग भी इसे कहा जाता है। और साथ ही साथ इसमें प्रेजेंट रहते हैं इनिशिएटिंग कोडॉन। यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं इनिशिएटिंग कोडॉन, यानी कि किसी भी रिएक्शन को आगे बढ़ाने वाला। इनिशिएशन मतलब यही तो होता है ना, आगे बढ़ाना ही तो होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। और इनिशिएशन कोडॉन क्या होते हैं, 2 इनिशिएशन ट्रिपलेट हमें मिलते हैं, AUG एंड GUG। ये किसी भी रिएक्शन को या किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हुए जब इनका यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और स्टॉप करने के लिए इसका करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये स्टैंड होता है वो होता है नॉन कोडिंग रीजन, इसे भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये लीडर स्ट्रैंड होता है जो कि लीड करता है। ठीक है, नॉन कोडिंग। ओके, तो ये एमआरएनए का हमारा डायग्राम है। कुछ इस तरीके से हमारा आरएनए दिखता है, एमआरएनए दिखता है। 5 डेज एंड होता है, 3 डेज एंड होता है। यहाँ पे ट्रेलर या नॉन कोडिंग रीजन इसे कहा जाता है। दिस इज लीडर और नॉन कोडिंग
मतलब कि यहाँ से जाएगा जाएगा आगे बढ़ता है, लीडर होता है, लीच करते हुए जाता है। मिथाइलेटेड जी कैप यहाँ पे प्रेजेंट रहती है एमआरएनए की। और इस डायग्राम को सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही डायग्राम आपका काम आने वाला है, ठीक है। तो टर्मिनेटर कोडॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, 3 टर्मिनेटर कोडॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, UAA, UAG, UG। अब देखो तीन में है ना, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसे क्या कह दिया, ट्रिपलेट कोड। ये भी ट्रिपलेट कोड, और ये ऐसा नहीं कि ये तीनों ट्रिपलेट कोड मतलब कि तीनों मिलके एक ट्रिपलेट कोड बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है, और ये भी एक ट्रिपलेट है। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 हैं, AUG एंड GUG, जिन्हें की इनिशिएशन कोडॉन हम कहते हैं, जो कि किसी भी रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं या स्टार्ट करने का जो काम करते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। हमने कहा कि जो ये mRNA होता है, टोटल RNA का 5% पार्ट कंसिस्ट करता है, यानी कि आप बोलेंगे द mRNA फॉर्म अबाउट 5% ऑफ द टोटल RNA ऑफ अ सेल। किसी भी सेल में जो mRNA होता है वो टोटल 5% कंसिस्ट करता है किसी भी RNA का। और जो मॉलिक्यूल होता है लीनियर होता है, और ये mRNA जो होता है ना, तीनों mRNA में सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट होता है mRNA। तो आप इसमें बोलेंगे इट्स मॉलिक्यूल इज लीनियर एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द 3 RNA टाइप। जितने भी 3 के 3 RNA टाइप हैं उनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्म होता है RNA का वो mRNA ही होता है। पार्ट सबसे कम होता है 5%, लेकिन लॉन्गेस्ट यही होता है। इट्स लेंथ इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड टू बी सिंथेसाइज विच इट्स इन्फॉर्मेशन। तो इसकी जो लेंथ होती है वो जितनी इन्फॉर्मेशन किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में, मतलब कि जब mRNA बन रहा होगा जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी वही तो होगी ना। ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर इतना इन्फॉर्मेशन आएगा तो इतना ही तो चेन होगी, अगर इतनी इन्फॉर्मेशन आएगी तो इतनी चेन होगी, है ना। तो डिपेंड करता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन उसमें आ रही है। ओके, और स्पेसिफिक mRNA होता है हर एक पॉलीपेप्टाइड के लिए, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए एक स्पेसिफिक mRNA होता है, क्योंकि साइज ऑफ mRNA की जो पॉपुलेशन है वेरिएशन आते रहते हैं। तो इसलिए mRNA को क्या बोला जाता है, क्योंकि mRNA के साइज में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अलग अलग टाइप का mRNA हमें देखने को मिलता है, वैसे टाइप नहीं, छोटा बड़ा साइज देखने को मिलता है। तो इस वजह से इसे हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA भी कहा जाता है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA भी से कहा जाता है। ओके, तो अब थोड़ा और अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस फिगर की अगर हम बात करें तो जो पूरी तरीके से बना हुआ mRNA होता है, अब फुली प्रोसेस्ड RNA की अगर हम बात करते हैं तो 5 डेज एंड है इसका, 3 डेज एंड है। मिथाइलेटेड ग्वानिन जो है वो फॉलो करते हुए आगे जाता है और टर्मिनेटर कोडॉन तक ये पहुंचता है। लीडर स्ट्रैंड इसमें होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है, और एक कैप जो है वो फॉलो करते हुए जाती है और ट्रेलर एंड तक ये पहुंचती है। और टेल, ये टेल पार्ट ही तो हुआ ना इसका, ये हेड पार्ट आप कह दीजिए और ये टेल पार्ट, तो हेड वाला पार्ट लीड करते हुए आगे टेल को फॉलो करता है। और यहाँ पे छोटा सा राइबोसोमल जो स्ट्रैंड होता है, सब यूनिट होती है, वो यहाँ पे को जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। RNA की छोटी सी राइबोसोमल यूनिट जुड़ी हुई रहती है जो mRNA को हेल्प करती है कि यहाँ पे राइबोसोम आके अटैच हो जाए, ठीक है। तो अब जो अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, बेटा जब भी हम RNA की बात करेंगे या किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो 2 चीज़ें तो आएंगी, सेल्स, सारे टाइप के सेल्स की हम बात करेंगे। तो अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो mRNA जो होता है वो इंफॉर्मेशन को एक ही पॉलीपेप्टाइड में लेके आता है, ठीक है। इन यूकैरियोट्स mRNA कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर 1 पॉलीपेप्टाइड ओनली, ठीक है, सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड की चेन के लिए। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेल है, तो सिर्फ एक ही जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है एक ही की इन्फॉर्मेशन को ये लेके आता है, दूसरे की नहीं लेके आता है, ठीक है। सिर्फ एक की इन्फॉर्मेशन ये लेके आएगा, तो इस वजह से इसे मोनोसिस्ट्रोनिक या मोनोजीनिक भी कहा जाता है, ठीक है। मोनो मीन्स 1 हो गया ना, तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, मोनोसिस्ट्रोनिक और मोनोजेनिक भी इसे कहा जाता है। ओके, आया ना इतना समझ में, क्योंकि वो एक ही पॉलीपेप्टाइड की इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाता है। जब भी इसने इन्फॉर्मेशन लेके जानी होती है यूकैरियोटिक सेल में, तो तब इसे क्या कह दिया जाता है, मोनोसिस्ट्रोनिक और मोनोजेनिक, बिकॉज इट इज ट्रांसक्राइब फ्रॉम अ सिंगल सिस्ट्रोन। क्योंकि ये, अच्छा सिस्ट्रोन मीन्स क्या होता है, जीन, ठीक है। सिस्ट्रोन मीन्स क्या होते हैं,
जीन कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ सिंगल जीन को ही ट्रांसक्राइब करता है एंड हैज अ सिंगल इनिशिएटर कोडॉन एंड अ सिंगल टर्मिनेटर कोडॉन। तो यूकैरियोटिक में सिंगल इनिशिएटर कोडॉन भी होगा, और जो हमने 3 दिखाए थे ना, तो उनमें से एक ही होगा जो यूकैरियोटिक के लिए काम करेगा, दोनों में, कैप में भी, और मीन्स की इन दोनों में से एक ही होगा जो इनिशिएशन का काम करेगा, या AUG होगा या GUG होगा यूकैरियोटिक के लिए। ऐसे ही इन तीनों में से यहाँ पे टर्मिनेटर का काम भी एक ही करेगा, ठीक है। तो इनमें से कोई 2 ही कोडॉन होंगे जो काम करेंगे, एक तो इनिशिएट करेगा, दूसरा टर्मिनेट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ही जीन के लिए काम करता है यूकैरियोटिक सेल में। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसमें लिखेंगे इन यूकैरियोट्स mRNA कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर 1 पेप्टाइड ओनली और 1 पॉलीपेप्टाइड ओनली। इट इज मोनोसिस्ट्रोनिक बिकॉज इट इज ट्रांसक्राइब फ्रॉम अ सिंगल सिस्ट्रॉन और अ जीन, ठीक है। तो जीन ही सिस्ट्रॉन होता है एंड हैज अ सिंगल इनिशिएटर कोडॉन एंड अ सिंगल टर्मिनेटर कोडॉन। एक सिंगल टर्मिनेटर कोडॉन है, सिंगल ही इनिशिएटर कोडॉन भी इसके पास प्रेजेंट रहता है। इनिशिएट करना मीन्स स्टार्ट करना, टर्मिनेट करना मीन्स चेंज कर देना या रोक देना, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप बात करते हैं बैक्टीरियल mRNA की, अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है मीन्स की प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो mRNA क्या करता है ना, बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें या बैक्टीरियल mRNA की हम बात करते हैं तो mRNA ऑफन कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। तो यहां पे क्या करता है, कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। ओके, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के लिए यहाँ पे कोड करता है, तो इस वजह से इसे क्या कह दिया जाता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक, नेम से ही पता चल रहा है, और पॉलीजेनिक क्योंकि ज्यादा जीन के लिए करेगा, एक जीन के लिए कर रहा है तो मोनोजेनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक, ज्यादा के लिए कर रहा है तो पॉलीजेनिक या पॉलीसिस्ट्रोनिक इसे हम कह देते हैं। बिकॉज इट ट्रांसक्राइब फॉर मैनी कंटीजियस यानी कि एडजेसेंट जीन्स, पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA हैज एन इनिशिएटर कोडॉन एंड अ टर्मिनेटर कोडॉन फॉर ईच पॉलीपेप्टाइड टू बी फॉर्म बाय इट। क्योंकि इससे बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड बनने वाली है, तो हर एक के लिए अलग अलग टाइप का इसके पास क्या होता है, इनिशिएटर और टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं आगे। ये तो था हमारा mRNA। तो mRNA में हमने क्या क्या सीखा, हमने कहा कि पहले हमने स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ RNA हमने कहा, और स्ट्रक्चर की जब हमने बात करी तो हमने कहा कि mRNA का मॉलिक्यूल लॉन्ग होता है, अनब्रांच होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीमर होता है, किसका, राइबो न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। हमने कहा कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है और 3 छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ रहता है, जिसमें कि एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक 5 कार्बन राइबोस शुगर होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होते हैं, जैसे कि हमने दिखाया, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, और ये उसके बेसेस है, नाइट्रोजनस बेसेस में जुड़े हुए हैं। कुछ इस तरीके से लीनियर स्ट्रैंड को ये शो करता है, और इसमें जो बेसेस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होते हैं, डीएनए की ही तरह होते हैं, लेकिन डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे थाइमीन नहीं होता है, और थाइमीन की जगह यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो आरएनए, तो हमने पढ़ा कि जो आरएनए है, फिर हमने बात करी कि आरएनए हर एक सेल में 3 टाइप का आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, ribosomal RNA and transfer RNA. Okay, so there are 3 types of RNA in every cell. In every cell, first one is messenger RNA, second one is ribosomal RNA, and third one is transfer RNA. तो जो 3 टाइप के RNA है ना, वो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं डीएनए के अलग अलग रीजन से ही, मतलब कि डीएनए के अलग अलग टेम्पलेट से ये बने हुए रहते हैं, डीएनए के अलग अलग जगह पे इनके बनने का सोर्स प्रेजेंट रहता है। तो और इनका काम भी अलग अलग होता है, और आरएनए की चेन जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है डीएनए के स्ट्रैंड के लिए, जिसमें कि जहाँ से ये बनती है। और जितने भी 3 टाइप के आरएनए होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो कैसे करते हैं ये हम आगे के लेक्चर्स में, आगे के टॉपिक्स में हमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये हेल्प करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हमने कहा कि हम mRNA से स्टार्ट करते हैं। तो mRNA में हमने कहा कि mRNA जो डीएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, लेकिन हमें पता है कि डीएनए तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, जबकि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट राइबोसोम्स में होता है। तो अब न्यूक्लियस अलग,
साइटोप्लाज्म अलग तो काम कैसे हो, डीएनए कैसे काम करेगा, जबकि हमें पता है डीएनए तो निकल के आएगा नहीं, क्योंकि डीएनए की तो जगह ही वही है, न्यूक्लियस में ही रहना है उसने, तो डीएनए न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में तो आएगा नहीं। और साइटोप्लाज्म में अगर वो ऐसा नहीं करता है, डीएनए अगर हेल्प नहीं करता है राइबोसोम को, तो प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं सकती है, कुछ कर लो। तो इसके लिए हमारी बॉडी में इसके लिए भी सॉल्यूशन था, वो ये कि उन्होंने आरएनए को अलग अलग टाइप के बना दिया, और एक टाइप बना दिया मैसेंजर आरएनए, जिसको जो कि डीएनए से आने वाली हर एक इंफॉर्मेशन को उस साइटोप्लाज्म के राइबोसोम तक पहुंचाएगा, ताकि जो डीएनए इंस्ट्रक्शंस दे रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो उसे वहां तक पहुंचाए। तो इसी वजह से इसे इंफॉर्मेशनल आरएनए या टेम्पलेट आरएनए भी कहा जाता है। और जो एमआरएनए होता है, अपने तीनों के तीनों आरएनए में सबसे कम यानी कि 5% के आसपास ये प्रेजेंट रहता है। हाँ 5% ये प्रेजेंट रहता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, सबसे लंबा मॉलिक्यूल होता है, सबसे कम होने के बावजूद सबसे लंबा मॉलिक्यूल ये है। और इसकी लेंथ रिलेटेड होगी, कितनी पॉलीपेप्टाइड की चेन कितना सिंथेसाइज हो रही है उस पर इसकी लेंथ डिपेंड होती है, ठीक है। तो अलग अलग इसके साइज में वेरिएशन की वजह से कहीं पे कोडिंग ज्यादा हो गई तो बड़ा सा बन जाएगा, कहीं पे कोडिंग कम हुई तो छोटा बन जाएगा। तो इसके साइज में जो वेरिएशन आते हैं, उन वेरिएशन की वजह से इसे हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए भी कहा जाता है, HNRNA से कह दिया जाता है। और जब हम एक पूरी तरीके से मैच्योर आरएनए की बात करते हैं, कुछ इस तरीके का पूरी तरीके से मैच्योर आरएनए होता है, जिसमें जो कि आरएनए भी डीएनए की तरह 5 डेज से 3 डेज एंड को फॉलो करता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन तो 5 डेज से 3 डेज एंड इसका होता है। इसके हेड पार्ट पे कैपिंग होती है, मिथाइलेटेड जी कैपिंग इसे हम कहते हैं। और इसको, और यहाँ पे एक इनिशिएटर कोडॉन होता है, जो कि जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा या जब भी एमआरएनए बनेगा तो यहाँ पे को एक एंजाइम आता है, हम पढ़ेंगे कैसे बनता है ये, तो आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक में, तो तब आपको समझ में आ जाएगा। इनिशिएटर कोडॉन होते हैं AUG और GUG, जो इसको हेल्प करते हैं। लीडर स्ट्रैंड होता है, जो कि इसको लीड करते हुए ट्रेलर एंड तक पहुंचता है, यानी कि टेल तक पहुंचता है। और इसके पास UAA, UAG एंड UGA 3 टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं, जो कि पूरी तरीके से टर्मिनेट कर देता है, पूरा जो प्रोसेस चल रही है उसे टर्मिनेट कर देता है, जो कि जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि इसका कोई लॉस है, जरूरी होता है टर्मिनेट करना। अगर सेल प्रोसेस का, अगर हम चाहें, हमारी बॉडी चाहती है कि सेल प्रोसेस करे, आगे ग्रोथ करे, तो उसके लिए जरूरी है इसका काम हो, ये काम करे। और दिस वन इज कोडिंग रीजन, ये कोडिंग रीजन होता है। तो ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट रहती है। और अगर आप नीट वगैरह के एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास हम दो टाइप के सेल्स को पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में जो एमआरएनए होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेट्रोन्यूक्लियर ये पूछा जाता है कि पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक जो कंडीशन होती है वो कहाँ होती है, कौन से सेल में होती है। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो एमआरएनए की इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाता है, लेकिन सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए। तो इसी वजह से इसे मोनोसिस्ट्रेनिक या मोनोजेनिक कहा जाता है, बिकॉज मोनो मीन्स 1 और सिस्ट्रोन मीन्स जीन, सिर्फ एक जीन के लिए कोड करता है, तो मोनोसिस्ट्रेनिक। बैक्टीरियल आरएनए में क्या होता है, ये कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड के लिए, इसीलिए इसे पॉलीसिस्ट्रोनिक और पॉलीजेनिक भी कहा जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा एमआरएनए कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट आरएनए, जिसको हम बोलते हैं टीआरएनए, ठीक है। तो जो टीआरएनए हमारा होता है, इसे क्या कहा जाता है, ट्रांसफर आरएनए इसे कहा जाता है, जो कि अब नाम से पता चल रहा है, फिर किसी चीज को ट्रांसफर करता होगा, है ना। तो ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए के नाम से जाना जाता है। तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज होती है। तो सबसे पहले इसके डायग्राम हम बना लेते हैं, ओके। तो जैसे क्लोवर लीफ लॉन्ग जो होता है ना, उसकी लीफ की तरह माना जाता है कि इसका स्ट्रक्चर होता है। और एक नॉर्मली 4 एक छोटी सी शॉर्ट आर्म होती है इसकी, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रेजेंट रहती है। तो अब देखते हैं ये एंड कौन कौन से हैं, ठीक है।
तो देखिए ये जो पोर्शन होता है इसे कहा जाता है डी लूप। अभी सारा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो जगह होती है ये होती है एंजाइम साइट। ये हमें हेल्प करेगा टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में पूरा का पूरा ये डायग्राम हमारे काम आएगा, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर होती है राइबोसोमल साइट, ओके, राइबोसोमल साइट, या इसे टी लूप भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रेजेंट रहता है हमारा CCA जो कि OH के साथ जुड़ा हुआ रहता है। CCA, यहाँ OH, और इसे कहा जाता है कैरियर एंड या एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। ये भी हमारा हेल्पफुल होता है कहाँ, प्रोटीन सिंथेसिस में। जब तक ये साइट एमिनो एसिड को बाइंड नहीं करेगी, प्रोटीन क्या होता है, बहुत सारे एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड, ये भी बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़े तभी तो प्रोटीन बनता है ना। तो एमिनो एसिड जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे प्रोटीन बनता जाएगा, और हमेशा एमिनो एसिड यहीं पे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होती है इसकी 3' साइट, ये उसकी होती है 5' साइट, ठीक है। लूप में है ना, आपस में ही जुड़े रहता है, नहीं तो सिंगल स्ट्रैंडेड कैसे काम करेगा। तो और यहाँ पे इसके प्रेजेंट रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, एंड दिस वन इज एंटी कोडॉन लूप। ये mRNA, अब देखो यहाँ पे क्या होता है G, यहाँ भी कहीं पे G होगा, पहले यहाँ कुछ और होगा फिर उसके बाद G होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लिया C है। तो अब देखो इसमें होता क्या है, ये जो लूप होती है ना, यहाँ पे जो ये साइट होती है इसे कहा जाता है mRNA रिकॉग्निशन एंड, mRNA रिकॉग्निशन एंड। ये भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि mRNA की इंफॉर्मेशन जो आएगी वो यहीं तो आएगी, तभी तो प्रोटीन सिंथेसाइज हो पाएगा ना, तभी तो यहाँ से ये जुड़ेंगे एमिनो एसिड। इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो कैसे जुड़ेंगे, तो mRNA को पहचानना भी जरूरी है। तो यहाँ पे mRNA रिकॉग्निशन साइट होती है। तो अब देखिए ग्वानिन जहाँ जहाँ होगा वहाँ साइटोसिन होगा, यहाँ पे भी साइटोसिन होगा, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन हो गया, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ तो फिर हम कुछ भी किसी भी हिसाब से mRNA की चेन है, ये हमारी mRNA की चेन है। तो यहाँ पे बोल दीजिए G था, यहाँ कुछ और है, और यहाँ पे को शुगर फॉस्फेट होगा, और यहाँ पे को C है। ऐसे ही यहाँ दिखा दीजिए U है, यहाँ A है। तो ये तो हमारा mRNA की चेन हम दिखा रहे हैं, यानी कि mRNA रिकॉग्निशन साइट ये है। तो मतलब कि इसके बेसिस पे यहाँ पे अगर G है तो यहाँ C होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन हो, जैसे DNA में पढ़ रहे थे ना ये चीज़ ATGC पढ़ रहे थे, तो ऐसे ही इसमें भी होता है, ठीक है। ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, तो ऐसे ही तो जुड़ेगा। यहाँ पे भी तो वही होगा, पेयरिंग वही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे यूरेसिल और किसकी, यहाँ पे यूरेसिल और किसकी हो जाएगी कोडिंग, एडिनिन की, है ना, यही तो होगा। तो ये हमारा क्या हो गया टीआरएनए का स्ट्रक्चर। हमने देखा कि एक 3' एंड है, एक 5' एंड है, एंजाइम साइट है, टी लूप है, राइबोसोमल साइट यहाँ पे होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डी लूप यहाँ पे प्रेजेंट है, mRNA सिंथेसाइज साइट है जहाँ से एक की इन्फॉर्मेशन अगर है तो दूसरा इजीली, अब अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी तो ये खुद को ट्रांसक्राइब कर तो लेगा, खुद ही बना तो देगा कि हाँ मेरा यहाँ पे कोई ये चीज़ है। तो ऐसे ही बनते जाता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ के पता चलेगा, थोड़ा एक्सप्लेन इसे करते हैं। तो देखो जो टीआरएनए है इसकी बहुत सारी वेराइटी होती है, यानी कि ट्रांसफर आरएनए जो है इसकी वेराइटी होती है। हर एक वेराइटी कैरी करती है एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड। अगर 20 एमिनो एसिड हैं तो 20 एमिनो एसिड को कैरी करने के लिए स्पेसिफिक वेराइटी होगी टीआरएनए की, ठीक है। यानी कि एमिनो एसिड के पूल से जब लेके आया जाता है इसको, तो इसके लिए टीआरएनए के पास वेराइटीज होती हैं, जिससे कि ईच वेराइटी कैरी अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड फ्रॉम द एमिनो एसिड पूल टू द एमआरएनए ऑन द राइबोसोम्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, हैंस इट्स नेम। एक पॉलीपेप्टाइड को फॉर्म करने के लिए ये ट्रांसफर करने का काम करता है, इसी वजह से इसका नाम ट्रांसफर आरएनए रखा गया, ओके,
ठीक है, राइबोसोम्स तक लेके जाएगा जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। तो जो टीआरएनएज होते हैं, बहुत सारे टीआरएनएज, ये कितना होते हैं बेटा, ये 15% होते हैं। एमआरएनए तो कितना था, 5% था अपने टोटल आरएनए का, और ये होता है 15% होता है टोटल आरएनए का। और इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द आरएनए टाइप, सभी आरएनए टाइप में सबसे छोटा, एमआरएनए तो सबसे बड़ा था ना, लेकिन ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा यही होता है। और जो टीआरएनए मॉलिक्यूल था वो सबसे पहले किसने बताया था, R.W. हॉले नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1965 में ही, अभी ही इसका पता चला है। इन्होंने बताया कि क्लोवर लीफ जैसा ये दिखाई देता है, जिसमें कि सेल्फ फोल्डिंग, देखो खुद ही फोल्ड हुआ है ना, 3 से 5 खुद ही तो फोल्ड हुआ है, तो सेल्फ फोल्डिंग की कैपेसिटी इसके पास होती है। इन्होंने कहा बेस पेयरिंग क्रिएट करते हैं, पेयरिंग स्टेम लाइक, मतलब कि ब्रांच या तने की तरह ये दिखाई देते हैं, अनपेयर्ड लूप जो इसके होते हैं, और 4 रीजन इसके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बोला कि इसका एक कैरियर एंड होता है, ये 3 साइड होती है। देखो 3 साइड है ना, कैरी करने वाली हमने पढ़ा था, दिस इज द 3 एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पे स्पेसिफिक एमिनो एसिड ज्वाइन करेगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड होगा जो यहाँ पे ज्वाइन करेगा। सभी केसेस में, सभी सेल्स में ये क्या करता है, एक बेस ट्रिपलेट इसमें प्रेजेंट रहता है, CCA, यहाँ पे हमने दिखाया है ना, CCA OH के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है, और यहीं पे इसी OH के साथ क्या करते हैं, जो ये COH जो ग्रुप होता है एमिनो एसिड का, इस OH से ज्वाइन होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेता है। दूसरा रिकॉग्निशन साइट होती है, दिस, ये ठीक इसके अपोजिट दूसरी साइड जो है एमआरएनए रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, और ये 3 अनपेयर्ड राइबोन्यूक्लियोटाइड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। देखो GGC यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो अनपेयर्ड ही तो है, राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो द बेस ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड, इनका जो बेस होता है, इनके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस होते हैं, किसके, एमआरएनए की चेन के, मतलब कि एमआरएनए की चेन के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। टीआरएनए एमआरएनए की बेस का क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, और जो एक बेस ट्रिपलेट होता है एमआरएनए की चेन का, उसे क्या कह दिया जाता है, एक कोडॉन। जैसे ये 3 मिलके एक कोडॉन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं बता दूं तो ये एक हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ट्रिपलेट मिलके एक कोडॉन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस ट्रिपलेट ऑन टीआरएनए मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज एंटीकोडॉन। तो इसे क्या कह दिया जाता है, एंटीकोडॉन हम कह देते हैं। ओके, तो ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं यहाँ पे टेम्पररी किससे जुड़े हुए रहते हैं, टेम्पररी जुड़े हुए रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, या प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। ओके, तो साथ ही साथ एक एंजाइम साइट भी इनकी प्रेजेंट रहती है, दिस इज एंजाइम साइट। एक साइड मॉलिक्यूल का एक साइड प्रेजेंट रहता है। इस बार स्पेसिफिक चार्जिंग एंजाइम ये होता है जो कि रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। स्पेसिफिक जो एमिनो एसिड है उनके यूनियन को कैटेलाइज करता है, उनको जोड़ने का काम ये करता है टीएनए के मॉलिक्यूल में, ताकि अगर ये एंजाइम साइट नहीं होगी ना, एंजाइम काम नहीं करेगा, तो यहाँ से एमिनो एसिड आते जाएंगे लेकिन वो जुड़ नहीं पाएंगे। एमिनो एसिड आते ही उनका जुड़ना भी जरूरी है, तभी बहुत लंबी चेन बनेगी और प्रोटीन बनेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है इतनी बड़ी प्रोसेस का। ओके, तो इसके लिए एंजाइम साइट का काम है कि ये जो एमआरएनए से आने वाले जो एमिनो एसिड जो आ रहे हैं उनको क्या करे, यूनाइटेड करे। ओके, नेक्स्ट आती है राइबोसोमल साइट, दिस साइट इज नोन एज राइबोसोमल साइट। तो ये क्या करती है, दूसरी साइड होती है मॉलिक्यूल को, ये अटैचमेंट, राइबोसोम के अटैचमेंट के लिए बनी हुई रहती है। ठीक है, तो जो टीआरएनए है ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ऑलमोस्ट सेम ही ये देखने को हमें मिलता है। तो टीआरएनए क्या है, बहुत सारी वेराइटीज टीआरएनए की होती है। ये स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कैरी करके लाता है, राइबोसोम्स तक लेके जाता है। टीआरएनए फॉर्म करता है 15%, टोटल एमआरएनए का 15% इसमें होता है किसी भी सेल में, और इसका जो मॉलिक्यूल होता है स्मॉलेस्ट होता है सभी आरएनए टाइप में। और जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है वो 1965 में R.W. हॉले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रपोज किया था, उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा कि क्लोवर लीफ जैसा ये दिखता है, सेल्फ फोल्डिंग इनमें होती है, खुद ही फोल्ड होता है अपने बेस पेयरिंग के साथ। 4 रीजन इसमें होते हैं, कैरियर एंड, रिकॉग्निशन एंड, एंजाइम एंड राइबोसोमल साइट। तो कैरियर एंड 3 एंड होता है, जहाँ पे CCA के साथ OH के साथ जुड़ा हुआ रहता है, CCA कोडॉन इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो कि एमिनो एसिड को कैरी करने का काम करता है। इसके ठीक अपोजिट साइड में यानी कि बैक साइड पे प्रेजेंट रहता है एमआरएनए सिंथेसाइज रिकॉग्निशन साइट, जहाँ पे एमआरएनए को रिकॉग्नाइज किया जाता है। बेस में इसके एमआरएनए साइट होती है। एक ट्रिपलेट कोड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जिसके बेसिस पे टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इसको हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर ये आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो उसके बाद हमने कहा कि इसमें
राइबोसोम साइट होती है, जो राइबोसोमल साइट इसकी होती है, दूसरी साइट मॉलिक्यूल की, ये बनी हुई रहती है राइबोसोम के अटैचमेंट के लिए, ठीक है। राइबोसोम इससे जुड़े इसी के लिए ये बनी हुई रहती है। और ये जो टीआरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है, ट्रांसफर आरएनए जो होता है, वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही सिमिलर हमें देखने को मिलता है। ओके, इतना आया ना समझ में। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, अब एक और आरएनए बच गया ना, आरआरएनए। इसे क्या कहा जाता है, राइबोसोमल आरएनए। ओके, तो अब देखो राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, बहुत ही कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो अब इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोटीन्स के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। एक स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट इसमें प्रेजेंट रहती है। अब आपने आरएनए की सब यूनिट के बारे में सुना होगा, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें निकल के आता है, आप 12th के लिए या नीट के लिए, आप जिसके लिए भी पढ़ रहे हैं, अगर बायो पोर्शन वहां से आता है, किसी भी एग्जाम में अगर बायो पोर्शन आता है तो वहां पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है इसकी सब यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो द आरआरएनए मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटली कॉइल्ड इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोटीन के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है, कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, लेकिन प्रोटीन्स भी इसमें होते हैं, ठीक है। तो अब ये फॉर्म करता है स्मॉल और लार्ज सब यूनिट। इसमें दो सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है और एक लार्ज सब यूनिट होती है, हैंस इट्स नेम। और साथ ही साथ आपको पता है कि देखो 15% टीआरएनए कंसिस्ट करता है, 5% एमआरएनए कंसिस्ट करता है, हो गया 20%। बाकी बचा हुआ 80% जो पार्ट होता है वो राइबोसोमल आरएनए ही कंसिस्ट करता है पूरे टीआरएनए का किसी भी सेल में, ठीक है। अब देखो, एक जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है ना, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में जो प्रेजेंट राइबोसोम होता है वो होता है 80S, यानी कि 80 सब यूनिट के साथ होता है। अब 80 सब यूनिट मतलब कि ऐसा नहीं कि इसके भी फिर सब यूनिट आते हैं। इसके जो सब यूनिट है वो कंसिस्ट करते हैं किसमें, 60, मतलब कि इट्स लार्ज, इसका जो इस 80S का भी जो लार्ज सब यूनिट होगा, इनको भी डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। ये 60 सब यूनिट होती है इसकी, और 28S, 5.8S and 5S आरएनए कुछ इस तरीके से हमें देखने को इसमें मिलती है। एंड 45 डिफरेंट बेस प्रोटीन इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि जो लार्जेस्ट होती है, जो बड़ी सब यूनिट होती है वो 60S, और जो स्मॉलेस्ट होती है ना वो हमें नजर आती है 40S सब यूनिट की, जो कि 18S आरएनए और 33 डिफरेंट बेसिक प्रोटीन से मिलकर बनी हुई रहती है, ठीक है। यूकैरियोट में तो हमें ये देखने को मिलता है, मतलब कि 80 की बात करेंगे तो 60 और 40, 60 इसमें सबसे बड़ी और 40 इसमें सबसे छोटी देखने को मिलती है। जब अब ऐसा नहीं कि इन दोनों को ऐड करके इतना आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 80 का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को ऐड करोगे तब इतना आएगा, या किसी को ऐड करके इतना आना चाहिए। दूसरा, हमारा जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो कौन से टाइप का होता है, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है 80S टाइप का, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप का होता है, ठीक है। तो इसकी जो लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है 50S, ठीक है। 50S सब यूनिट होती है, जिसमें कि अब ये 50S भी पता है कितने टाइप का होता है, जैसे हमने इसमें पढ़ा ना 60S का टाइप, ये 28 और 5.8S होता है, तो वैसे ही 50S के भी टाइप होते हैं। 50S के 23 और 5S टाइप के आरएनए में प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें कि 34 बेसिक प्रोटीन होते हैं, 30 सब यूनिट होती है, और दूसरा होता है 16S, ठीक है। तो 16S आरएनए होते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ऐड करना है और यहाँ पे 50 आना चाहिए या 70 आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। ये इनके अंदर के टाइप हम पढ़ते हैं। नॉर्मली आपने याद करना है कि यूकैरियोटिक में 80S और प्रोकैरियोटिक में 70S आरएनए हमें देखने को मिलता है, राइबोसोमल आरएनए हमें देखने को मिलता है। और जो 3' एंड होता है 18S आरएनए का, जो 3' एंड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसकी जो बाइंडिंग साइट होती है वो एमआरएनए कैप होता है, यानी कि एमआरएनए की साइट जो कैपिंग वाली जो साइट है वहां पे ये प्रेजेंट रहता है। मतलब नॉर्मली अगर हम बोलें तो राइबोसोम के बारे में, एमआरएनए के बारे में, आरआरएनए के बारे में आपने क्या जानना है। आरआरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए के नाम से इसे जानते हैं। 80% पार्ट टोटल आरएनए का ये कंसिस्ट करता है। यूकैरियोटिक में 80S टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक में ये
70s टाइप का होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये मेन चीजें हमने ये पढ़नी थी। अब देखिए एक चीज और आती है एडिशनल आरएनए टाइप। इसके अलावा भी जो एडिशनल आरएनए टाइप होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 माइनर टाइप के आरएनए हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही माइनर टाइप के आरएनए। एक तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जिसे SNRNA कहते हैं, जो कि जब आरआरएनए बनता है ना और एमआरएनए जब बनता है उस समय जो प्री मैच्योर आरएनए होता है उसको मैच्योर बनाने के लिए प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। तो उस प्रोसेसिंग में ये जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है वो हेल्प करता है। दूसरा आता है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक, एक तो न्यूक्लियर आरएनए है, दूसरा स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। साइटोप्लाज्मिक आरएनए क्या करता है, ये हेल्प करता है बाइंडिंग द राइबोसोम टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम को बाइंड करने के लिए हेल्प करता है कौन सा, साइटोप्लाज्मिक एमआरएनए, ठीक है, आरआरएनए। तो यह साइटोप्लाज्मिक स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए या ScRNA भी इसे कहा जाता है। तो आरएनए सर्व करता है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, किसमें, टोबैको मोज़ेकी वायरस है, TMV जिसे कहा जाता है। और ये 6th टाइप का आरएनए होता है जो कि जेनेटिक आरएनए के नाम से हम जानते हैं, टोबैको मोज़ेक वाला, ठीक है। तो एक तो 3 तो हमने ये पढ़े, चौथा हमने क्या पढ़ा, 4th वाला हमने क्या पढ़ा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, है ना, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और 5th टाइप हमने पढ़ा क्या, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। एंड 6th टोबैको मोज़ेक वाला, जो टोबैको में हमें दिखता है, टोबैको मोज़ेक जो वायरस होता है उसमें हमें देखने को मिलता है और उसमें आरएनए ही होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, उसके प्रॉब्लम को कॉज करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम एक टेबल से इसको समझें तो चलिए ट्राई करते हैं, टेबल से समझने की कोशिश करते हैं तीनों टाइप के आरएनए को। जैसे ऐसे टेबल बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए फीचर्स, है ना, दूसरी साइड आरआरएनए लिख लीजिए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, ठीक है। तो अब फीचर्स में अगर मैं बात करूं, परसेंटेज ऑफ सेल्स टोटल आरएनए, फर्स्ट ऐसे आपको याद करने में आसानी होगी, परसेंटेज ऑफ सेल्स टोटल आरएनए। दूसरा हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल, लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल। तीसरा लिख लेते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, रोल 5th लिख लेते हैं रोल, और 6th लिख लेते हैं लाइफ, ठीक है। तो अब इन सभी इसी के बेसिस में इन सभी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो आरआरएनए कितना परसेंट होता है, 80% होता है, तो 80% लिख दीजिए। एमआरएनए कितना होता है, अबाउट 5%, और ये कितना होता है, 15% के आसपास होता है ना। तो अब लेंथ, ये वेरिएबल होती है इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो वेरिएबल होती है, अलग अलग होती है। लॉन्गेस्ट एमआरएनए जो होता है लॉन्गेस्ट होता है, ये शॉर्टेस्ट, टीआरएनए सबसे छोटा, कॉइल फॉर्म में होता है ना, शॉर्टेस्ट ये होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, ग्रेटली कॉइल्ड। आरआरएनए तो बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है, ग्रेटली कॉइल्ड, ठीक है, पूरी तरीके से कॉइल्ड होता है। और ये लीनियर होता है, ये होता है हमारा क्लोवर लीफ लाइक फोल्डेड इनटू एल शेप, एल की तरह दिखाई देता है ना, तो आप लिख देंगे क्लोवर लीफ लाइक फोल्डेड इनटू एल शेप, ओके। टाइप कितने होते हैं इसके,
आरएनए तो 6 टाइप का होता है, आरआरएनए। ये न्यूमेरियस टाइप का होता है एमआरएनए। एंड दिस वन इज अबाउट 60 के आसपास होता है हमारा टीआरएनए। नेक्स्ट रोल, अगर हम रोल की बात करें कि आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए का रोल क्या है, तो इसका रोल क्या है, फॉर्म ग्रेटर पार्ट ऑफ राइबोसोम। ये क्या करता है, फॉर्म ग्रेटर पार्ट ऑफ राइबोसोम, कैरी इंफॉर्मेशन। इसका काम क्या है एमआरएनए का, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आने वाली इंफॉर्मेशन को कैरी करता है ना। एंड कैरी एमिनो एसिड टू एमआरएनए कोडॉन। कैरी, टीआरएनए का क्या काम है, कैरी एमिनो एसिड्स टू एमआरएनए कोडॉन। ओके, अब बात करते हैं लाइफ की। ठीक है, इसकी लाइफ, लॉन्ग यूज्ड अगेन एंड अगेन, बहुत लंबी लाइफ इसकी होती है, अगेन एंड अगेन इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में इसको लगातार दोबारा दोबारा यूज किया था। ट्रांसलेशन मतलब होता है एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, नेक्स्ट वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी लाइफ स्पैन होती है इसकी, तो लंबी लाइफ स्पैन होती है इसकी क्या होती है, वेरी शॉर्ट। एमआरएनए की लाइफ स्पैन जो होती है 2 मिनट टू 4 आवर्स, 2 मिनट से लेके 4 आवर्स। डिग्रेडेड आफ्टर ट्रांसलेशन, जैसे ही ट्रांसलेशन हो जाता है ये डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, डिग्रेडेड आफ्टर ट्रांसलेशन। एंड टीआरएनए, इसकी भी लॉन्ग होती है लाइफ साइकिल, यूज्ड अगेन एंड अगेन इन ट्रांसलेशन। इसको भी दोबारा दोबारा हम यूज कर सकते हैं, यूज्ड अगेन एंड अगेन इन ट्रांसलेशन। ओके, इतना आया होगा समझ में। हमने इसको पूरी तरीके से मतलब इसी में टेबल में ही पढ़ दिया। फीचर्स की बात करी, हमने कहा कि परसेंटेज जो आरएनए होता है वो 80% फाइंड करता है पूरे सेल का, एमआरएनए जो होता है 5%, टीआरएनए 15% होता है। ऐसे ही हमारी जो लेंथ होती है मॉलिक्यूल की, आरआरएनए के मॉलिक्यूल वेरिएबल होता है और ये एमआरएनए लॉन्गेस्ट होता है, टीआरएनए शॉर्टेस्ट होता है। शेप की अगर हम बात करते हैं तो आरआरएनए बहुत ज़्यादा कॉइल्ड रहता है, ये लीनियर फॉर्म में रहता है एमआरएनए, हमने डायग्राम से भी देखा था। और साथ ही साथ जो टीआरएनए होता है क्लोवर लीफ, जैसे कि हमने देखा ये क्लोवर लीफ जैसा ही और एल शेप का ही नज़र आता है, एल जैसा ये दिखाई देता है। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में जो आरआरएनए होता है वो 6 टाइप का हमें देखने को मिलता है, और जो एमआरएनए होता है न्यूमेरियस टाइप इसके होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। इसी वजह से इसे हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है, HNRNA भी इसे कहा जाता है, क्योंकि साइज डिपेंड करता है, वेरी करता है, टाइप्स डिपेंड करते हैं। और ये जो टीआरएनए होता है हमारा, ये 60 टाइप का अभी तक हमें मिला है। ठीक है, अब जो रोल है आरआरएनए का, जो रोल है वो बहुत बड़ा पार्ट, राइबोसोम का बहुत बड़ा पार्ट का फॉर्मेशन ये करता है। और साथ ही साथ जो एमआरएनए है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लेके आता है। डीएनए में प्रेजेंट जो इन्फॉर्मेशन, अब कैसी इन्फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिस जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जिन जिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हमें होती है या हमारे सेल को होती है, वो अब डीएनए ही लेके जाएगा, मतलब डीएनए से ही जाएगी इन्फॉर्मेशन। लेकिन डीएनए तो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में और प्रोटीन सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म में, तो अब डीएनए तो निकल के जाएगा नहीं ना,
डीएनए तो ऐसा होता नहीं है कि न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में चले जाए, ऐसा तो होगा नहीं, मतलब कि ऐसा तो किसी सेल का फंक्शन नहीं होता है कि वो अपने सेल से निकल के दूसरे सेल में जाए, मीन्स कि अपने सेल से निकल के, अपने पार्ट से निकल के दूसरे पार्ट में जाए उसी सेल के और उसके बाद फंक्शन करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इसके लिए हमारी बॉडी ने फिर एक और सॉल्यूशन ढूंढा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि इन्फॉर्मेशन तो जाए, वो नहीं जा सकता तो उसका मैसेज तो कैरी करके कोई लेके जाए, तो उसका मैसेज को कैरी करने के लिए जो लेके जाता है वो होता है मैसेंजर आरएनए, और इसी वजह से ये कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, डीएनए से कैरी करता है। और टीआरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड, कैरी एमिनो एसिड टू एमआरएनए कोडॉन। एमआरएनए में जो मैसेज है, मतलब कि डीएनए ने तो मैसेज दिया एमआरएनए को, अब एमआरएनए का मैसेज कहाँ जाएगा, कौन लेके जाएगा, टीआरएनए लेके जाएगा, और फिर वहां पे क्या करेगा, एक लंबी सी एमिनो एसिड की चेन बनाएगा, एक के बाद एक 3 डेज एंड में बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते ही जाएंगे, और उनके जुड़ने की वजह से एक लंबी सी चेन बन जाएगी, जिसे कि हम क्या बोल देते हैं, प्रोटीन की चेन हम कह देते हैं। ओके, उसके बाद बात आती है कि इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, मतलब कि कितने टाइम तक जो ये आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए हम इनको यूज कर सकते हैं, हमारा सेल इनको यूज करता है। तो जो आरआरएनए है उसकी तो बहुत लॉन्ग लाइफ होती है, इसको दोबारा बार बार इसको हम यूज कर सकते हैं ट्रांसलेशन में, ठीक है। और जबकि जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए की बहुत शॉर्ट होती है, 2 मिनट से लेके 4 आवर्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं, 2 मिनट से 4 घंटे तक का टाइम होता है यूज करने का हमारे सेल के पास, और ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है जैसे ही ट्रांसलेशन हो जाता है। ट्रांसलेशन होने के बाद इसकी जरूरत नहीं होती है, तो ये खुद को डिग्रेड कर देता है, वहाँ पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं वो इसे डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए क्या करता है, लंबा सा स्ट्रक्चर इसका होता है, मतलब लंबी सी लाइफ इसकी होती है, लंबी लाइफ है, और ये इसको भी दोबारा यूज किया जाता है ट्रांसलेशन में, ठीक है। और साथ ही साथ हमने एडिशनल आरएनए टाइप पढ़े। एडिशनल आरएनए टाइप में हमने क्या पढ़ा था, एडिशनल आरएनए में हमने पढ़ा कि 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसे कि एसएनआरएनए कहा जाता है, ठीक है। ये हेल्प करता है प्रोसेसिंग ऑफ आरआरएनए। प्रोसेसिंग मीन्स जो प्री मैच्योर आरएनए है उसको मैच्योर करने में ये हेल्प करता है, उसमें जो प्रोसेसिंग, अगर कोई पार्ट कट करना है, कोई पार्ट जोड़ना है, तो उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। तो दूसरा है हमारा, और ये न्यूक्लियस में होता है इसलिए इसे न्यूक्लियर आरएनए कहा जाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ आरआरएनए एंड एमआरएनए, एमआरएनए में भी ये हेल्प करता है, एंड एमआरएनए इन द न्यूक्लियस। दूसरा जो आरएनए टाइप होता है, 5th टाइप का जो होता है वो कौन सा होता है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक, नाम से पता चल रहा है ना। तो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए जो होता है, इट हेल्प इन बाइंडिंग द राइबोसोम्स टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आप लिख देंगे विच, अच्छा इसको क्या कहा जाता है, SC RNA, small cytoplasmic RNA, to which help in binding the ribosomes to endoplasmic reticulum in the, कहाँ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो उसके बाद जो आरएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह सर्व करता है, हमें कहा गया वायरसेस में, और कुछ वायरस जैसे कि एक टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, TMV उसे कहा जाता है ना, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस इसे कहा जाता है। इसमें ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, और अगर हम देखें तो ये TMV जो आरएनए वायरस होता है वो 6th टाइप का आरएनए वायरस माना जाता है, जो कि जेनेटिक आरएनए होता है, यानी कि एक तो हमारा आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, SNRNA, SCRNA और TMV आरएनए, यानी कि SN स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए साइटोप्लाज्म में, टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि टोबैको मोज़ेक में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिर ये तो था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आरएनए के बारे में जाना, क्योंकि अगर हमने ट्रांसक्रिप्शन जानना है यानी कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए जानना है तो पहले हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आरएनए के बारे में जानना जरूरी था। हालांकि अगर हम
पहले ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ते तो तब भी हो जाता, लेकिन डायग्राम हमने एक बार समझ लिया है तो ये हमें हेल्प करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक आप पहले आरएनए को समझिए, उसके बाद हम जानेंगे कि आरएनए, स्पेशली हम एमआरएनए की प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि एमआरएनए कैसे बनता है, ठीक है, क्योंकि हमारे कोर्स में एमआरएनए ही है और एमआरएनए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमने देखा अभी भी कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को ये प्ले कर रहा है। लगातार दोबारा ट्रांसक्रिप्शन में इसका यूज़, ट्रांसलेशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग ही होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, और इसमें सिंथेसिस ऑफ आरएनए में मतलब तीनों टाइप के सिंथेसाइज होंगे, लेकिन हमने जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे कौन सा, एमआरएनए की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कवरी जानेंगे, कैसे 1950 के बाद इसकी डिस्कवरी हुई थी और अलग अलग एक्सपेरिमेंट इसमें किए गए थे, अलग अलग चीज़ों का इसमें यूज़ होता है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसीजर क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और ट्रांसक्रिप्शन को समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। हैव ए नाइस डे।